हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम होने वाले हैं 2024 और 2025 में। क्योंकि 2024 में बहुत कम एग्जाम होने का चांसेस है, 2025 में ही मैक्सिमम एग्जाम होंगे। ठीक है, तो बात की जाए तो इसके लिए हम लोग सभी एग्जामों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए एक ही बार में जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि आरपीएफ, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, एसआई कांस्टेबल, सॉरी आरपीएफ का ही पार्ट है सारे, ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन के साथ साथ मिनिस्ट्रियल पोस्टों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नालिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, स्थानांतरण। यहाँ पे साथ में दे रखा है प्रसार, प्रासरण। ठीक है, प्रासरण में क्या होता है? उच्च सांद्रता से, ठीक है, उच्च सांद्रता से, ठीक है, निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है, निम्न सांद्रता की ओर तरल पदार्थों का आवागमन होता है और अपने स्तर को संतुलित करने की कोशिश होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और दे रखा है प्रसार। ठीक है, प्रसार जो है एक संचलन, सॉरी प्रसार नहीं है, विसरण है। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पौधे के विभिन्न भागों से पानी और खनिज, ठीक है, ये जो होता है संचालन में मदद करता है वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया के द्वारा। प्रासरण, विसरण या डिफ्यूजन जो होता है, इसमें क्या होता है कि कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आवागमन होता है। यहाँ पौधों के विभिन्न भागों में पानी और खनिज का संचालन होता है। पानी और खनिज, इनका संचालन होता है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। ठीक है, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन करता है? देखिए, जल परिवहन की बात हो रही है, तो जल परिवहन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ये जल परिवहन का एक सही से डेफिनेशन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए, अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है, तो बोला गया है इनमें से कौन सा कथन गलत है, मतलब रॉन्ग चॉइस आपको निकालना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट में होता है, यही गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा पास सही जवाब है। ठीक है, होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, ठीक है, जो हरे पौधे होते हैं, हरित लवक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रक्रिया के विभिन्न
चरणों के सही क्रम को दर्शाता है, सही क्रम को पहचानना है। तो पहला है जल के अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। ठीक है, तो कौन सा सही क्रम है ये पूछा गया है। तो देखिए पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, तो पहले सी, तो सी के साथ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CDCBAD। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला गया है कि फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फलों में खास करके बात की जाए तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, ये ग्रुप डी के पेपर का क्वेश्चन है। तो फलों में जो मेजर होता है वो होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है पौधों में होता है। देखिए जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन होता है ये अंकुरन को बढ़ावा देता है। ठीक है, अंकुरन में सहायता करता है। और बात की जाए अंकुरन के अलावे, ठीक है, ये वृद्धि में सहायक होता है, पौधों की वृद्धि में। ठीक है, पुष्प के विकास में। ठीक है, इन सबों में ये सहायता करता है। ऑक्सिन की बात की जाए, ऑक्सिन तो ये करता है भ्रूण विकास में, भ्रूण विकास। ठीक है, और जड़ में, जड़ के विकास में, तना के विकास में। ठीक है, इन सब के विकास में ये काम करता है। एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये भी एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। ये पौधों की वृद्धि, ये भी पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। साथ में स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है, इसको भी मैनेज करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के दौरान खालिस्तान से जल के 6 अणु बनते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है वो होती क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में होता क्या है कि CO2 जो होता है ये रिएक्शन करता है H2O के साथ, बनाता क्या है C6H12O6 प्लस, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसको बैलेंस करिएगा तो यहाँ पर एक 12 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एक 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, 6H2O बना। ठीक है, जल का कितना अणु बना, 6 अणु बना। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर भी H2O बना, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 12H2O होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा क्या गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ी हुआ है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान खाली स्थान से जल के 6 अणु बनते हैं। किन से जल के 6 अणु बनते हैं, तो 12H2O जो होता है इसका यूज करके जल का 6 अणु बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान खालिस्तान से जल के 6 अणु बनते हैं, तो 12H2O को हम लोग यूज करते हैं 6 अणु बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः खाली स्थान में चली जाती है। देखिए जब वसंत ऋतु आता है, ठीक है,
तो जो पादप और जड़ में जो खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो चले जाते हैं कलियों में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कि पादप जड़ कोशिकाएं, रूट सेल्स, को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें खाली स्थान से वायु ग्रहण करती है। देखिए, रूट सेल यानी कि जड़ कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये कहाँ से ग्रहण करती है? तो ये ग्रहण करती है मृदा के कणों के बीच वायु अवकाश से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पहला है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है? देखिए, कौन सा कथन फॉल्स है ये पूछा गया है। देखिए, पहला है फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, यह गड़बड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब होगा। देखिए, रीजन बताता हूँ। क्योंकि जो जीटीपी होता है, ठीक है, इसका उपयोग कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है, ना कि फ्लोएम। ठीक है, जीटीपी का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? नहीं होती है ये पूछा गया है, तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है, CO2 का अवशोषण होता है, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? देखिए, जाइलम वाहिका को जलरोधी बनाना है तो ये बनाता है लिगिन, लिग्निन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, खाली स्थान के अलावा, सॉरी, खाली स्थान के अलावा निम्न सभी पादप पौधों में रेशेदार जड़ें होती है। ठीक है, रेशेदार जड़ें की बात हो रही है, तो किसके अलावा सभी में रेशेदार जड़ें होती है? देखिए, तो मक्का में होता है, चावल में होता है, गेहूं में होता है, चुकंदर में नहीं होता, इसलिए हमारा चुकंदर जो है वो सही जवाब होगा। बीटरूट जिसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चुकंदर में किस टाइप की जड़ें होती है बात की जा रही है इसकी? ठीक है, तो चुकंदर में झाड़ीदार जड़ें होती हैं। कैसी होती है? झाड़ीदार जड़ें होती है। ठीक है, अगला सवाल है, ग्लूकोज अणु खालिस्तान में टूट जाता है। ग्लूकोज अणु किस में टूटता है? तो ग्लूकोज अणु जो है पायरुविक अम्ल में टूटता है, जिसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। ठीक है, पायरुविक अम्ल में टूटता है, जो कि एक कार्बनिक अम्ल है। किस टाइप का अम्ल है? एक कार्बनिक अम्ल है, इसमें यह टूट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गन्ने के पौधे खालिस्तान को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। देखिए, बात हो रही गन्नों के पौधे के, तो गन्ने के पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तक होते हैं। ठीक है, किस विधि के द्वारा परिवर्तित होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है, सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की गति को क्या कहा जाता है? देखिए, जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो सूर्य की ओर मुख्य होता है, इसे कहता है फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
पौधों में ऊर्जा का मौलिक स्रोत क्या है, यह पूछा गया है। देखिए पौधे जो होते हैं इनमें ऊर्जा का मौलिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यही इनके लिए एक बेसिक जो होता है वो होता है ऊर्जा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उस वर्णक का नाम बताइए जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। देखिए हरा रंग की बात हो रही है, तो ये प्रदान करता है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। देखिए कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों की बात हो रही है, खास करके कैक्टस, इसका कौन सा भाग जो होता है वो अ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, तो याद रखिएगा तना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए कि पौधे का जो भी भाग हरा भाग होता है, ठीक है, जो भी हरा भाग होगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि आंवला किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है। देखिए आंवला जो होता है ये विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है। बात की जाए विटामिन डी की, तो विटामिन डी किससे मिलता है हमें, तो विटामिन डी के लिए हम लोग खाते हैं मछली। ठीक, मछली का सेवन किया जाता है, साथ में लाल मांस। ठीक है, और जर्दी, अंडे के बीच में होती है जो पीला भाग उसे जर्दी कहा जाता है, उसको उपयोग किया जाता है। विटामिन बी के स्रोत की बात की जाए तो विटामिन बी के लिए हम लोग खाते हैं मांस, मछली। ठीक है, और दूध, दूध प्रोडक्ट भी देखते हैं जिसमें पनीर होता है। विटामिन सी जो होता है ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की बात की जाए तो ये होता है यकृत में, लीवर में। ठीक है, मछली, अंडा। ठीक है, और भी जो डेयरी उत्पाद होते हैं, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का बीमारी होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, इसका नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन बी जो होता है इसका अलग अलग नाम होता है, जैसे बी वन का थायमीन हो गया, बी टू का राइबोफ्लोविन हो गया, बी थ्री का नियासिन होता है, बी फाइव का पेंटोथेनिक एसिड होता है, बी सिक्स का पायरिडॉक्सिन होता है, बी सेवन का बायोटीन होता है, बी नाइन फॉलेट होता है, बी ट्वेल्व कोबालामीन होता है। इस टाइप का अलग अलग नाम होता है बी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों के निर्माण में से संबंधित है। देखिए फलीदार यानी कि हम बात कर रहे हैं दाल के पौधे का। फलीदार का मतलब क्या हो गया, दाल वाले पौधे का बात कर रहे हैं हम। तो कौन सा जो पौधा बीजाणु होता है, सॉरी जीवाणु होता है जो कि फलीदार पौधों के जड़ों के निर्माण में सहायक है, तो ये है राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बात की जाए सोलन मेला की। ठीक है, ये जो होता है एक संक्रमण फैलाने वाला बीमारी है जो कि आंत के मार्ग को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, आंत के मार्ग को प्रभावित करता है। क्लोस्ट्रीमेडियम जो है ये किण्वक बीजाणु बनाने में सहायक होता है, और एचेरिचिया ये स्वस्थ, सॉरी, ये स्वस्थ पशु और मनुष्य दोनों की आंत में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। देखिए कौन सा पोषक तत्व जो होता है ऐसा जिसको पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं, तो वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है सीधे वायुमंडल से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसको अमोनिया किस रूप में प्राप्त किया जाता है, अमोनिया।
या नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, पौधे जमीन से ग्रहण करते हैं। जमीन में स्थिरीकरण किया जाता है बीजाणु बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है जो कि फलीदार पौधों के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, फलीदार पौधे के द्वारा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है खालिस्तान विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन बी के समृद्ध स्रोत की बात की जा रही है। अभी बताएं आपको विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत। अगर देखिए यहाँ पे वो सब कुछ नहीं है तो याद रखिएगा अनाज। अनाज जो होता है विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, विटामिन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, बात की जाए घुलनशील की तो विटामिन कैसे बांटा जाता है घुलनशील के पैमाने पर। पहला होता है वसा में और कुछ होता है जल में। ठीक है, तो वसा में घुलनशील कौन कौन होता है? वसा में घुलनशील होता है ए, डी, ई और के। जल में कौन कौन बच गया? बचा बी और सी। ये जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी खालिस्तान की वजह से प्रवेश करता है। देखिए, मिट्टी से जो भी पानी होता है वो जड़ में रेशों के सहारे प्रवेश करता है। तो इस विधि को कहा जाता है ऑस्मोसिस या परासरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे ऑस्मोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो पानी होता है वो जड़ों में रेशों के सहारे प्रवेश कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है खालिस्तान अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकता है। कौन कर सकता है अपने आप नाइट्रोजन का यौगीकरण? तो ये करते हैं फलियां, या फिर हिंदी में कहा जाए तो दाल वाले पौधे। वैसे पौधे जिनकी दाल पैदा होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहारीय रेशे का एक उदाहरण है? डाइटरी फाइबर का एक उदाहरण है। देखिए, अघुलनशील आहारीय रेशा। ठीक है, तो कौन सा होता है अघुलनशील आहारीय रेशा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। सेलुलोज जो है जिसे स्थूल खाद क्या कहा जाता है? स्थूल खाद भी कहा जाता है। ये जो होते हैं आहारीय अघुलनशील रेशे में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो आलू और दाल। ठीक है, इसे शरीर को पोषक नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए, केले में होता है पोटेशियम। केले में प्रचुर मात्रा में कौन सा पोषक तत्व मिलता है? पोटेशियम। इसके अलावा बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फाइबर मिलता है, विटामिन मिलता है। विटामिन बात की जाए तो विटामिन मिलता है, B6 मिलता है, मैग्नीज मिलता है। ठीक है, और पोटेशियम मिलता है। ठीक है, ये सब मिलता है हमें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 27 नंबर कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित पौधे की कोशिका का परासरण के द्वारा जल कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। देखिए, इस प्रोसेस को क्या कहता है? इसके द्वारा जीवित पौधे की कोशिका का परासरण के द्वारा जल कम होता है और सिकुड़ जाता है, तो इसे कहा जाता है प्लाज्मोलोसिस। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। इस विधि के द्वारा क्या होता है कि पादप कोशिका के प्रोटोप्लाज्म के सिकुड़ने की अभिक्रिया। ठीक है, बात की जाए साइटोलिसिस की, तो ऐसा तब होता है जब एक कोशिका परासरणी असंतुलन के कारण नष्ट हो जाती है।
ठीक है। और हेमोलिसिस का मतलब होता है लाल रक्त कोशिका का टूटना, ठीक है, रेड ब्लड सेल का टूटना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है। देखिए, बात हो रही कौन सा तत्व प्रदान करती है, तो जो हरी और पीली सब्जियां होती है ये हमें पोटेशियम प्रदान करते हैं, ठीक है। जिंक के लिए हम लोग लेते क्या है, इसके लिए यूज किया जाता है सी फूड। सी फूड जो जिंक होता है काफी अधिक होता है। एग्स, नट्स, ठीक है, और भी जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये होता है। सोडियम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सेब, अमरूद, पपीता, ये सबको उपयोग करते हैं, ठीक है। कॉपर के लिए हम लोग मांस, मछली, नट्स, ठीक है, ये सब लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ उसको कहा जाता है जो किसी मरे हुए से या मरा हुआ चीज से अपना पोषण प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब है कुकुरमुत्ता, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मशरूम कहा जाता है। ये सड़े वाले चीजों से अपना प्राप्त कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। परजीवी के रूप में, ठीक है, परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करने की बात हो रही है तो ये होता है अमरबेल। अमरबेल जो है, कसकटा, ये जो है परजीवी पौधे के रूप में दूसरे पौधे पे परजीवी इनको कहता है जो कि दूसरे पौधे पर आधारित होते हैं, पोषण के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं। आधारित होते हैं, इन्हें कहा जाता है परजीवी, कसकटा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी टाइप और भी वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होने वाला है, जल्दी आ जाएगा। और वो जो होगा वीडियो, ज़्यादातर चांस है कि वो सेल पर आधारित होगा, ठीक है, सेल्स पर आधारित होगा, कोशिका पर, ठीक है। ये जो पार्ट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।